Welcome to Magic Fairy Tales. एक ज़माने की बात है कि एक छोटे से गांव में एक गरीब वुडकटर रहता था। वो रोजाना जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उसी से अपनी और अपनी बेटियों की रोजी कमाता था। जंगल के करीब उसका एक छोटा सा मगर निहायत खूबसूरत घर था जो मोहब्बत, प्यार और सुकून से महकता था। घर का बाग रंग बिरंगे जंगली फूलों से सजा हुआ था, जहाँ परेसा और अजवा की हंसी हर वक्त गूंजती रहती थी। उस वुडकटर की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम अजवा था और छोटी बेटी का नाम परीसा। एक दिन जब वुडकटर मामूल के मुताबिक जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसे एक अजीब मंजर नजर आया। एक घोड़ा जंगल के किनारे एक छोटे से चश्मे के पास खड़ा था, लेकिन ये घोड़ा आम घोड़ों से मुख्तलिफ था। उसका जिस्म साफ और चमकदार था, जैसे हीरे चमक रहे हों, और उसके बाल नरम और सफेद रंग के थे। हैरत की बात ये थी कि वो घोड़ा अर्के गुलाब पी रहा था और बादाम के मग्स खा रहा था। वुडकटर ने पहली बार अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने देखा कि घोड़ा खाने पीने के बाद सोना और सिक्के पैदा कर रहा है, तो उसकी खुशी और हैरत की इंतहा न रही। वुडकटर फौरन घर लौटा और अपनी बेटियों को ये हैरत अंगेज खबर सुनाई। मैंने जंगल में एक बहुत शानदार घोड़ा देखा है, बिल्कुल अनोखा। वाकई? ऐसा कैसा घोड़ा? हम भी देखना चाहते हैं। चलो हम भी देख कर आते हैं। पारीसा और अजवा इसी वक्त जंगल की तरफ रवाना हो गईं। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मौसम बहुत खुशगवार था। बारिश की एक एक बूंद भी गिर रही थी। वहाँ वही जादुई घोड़ा उसी जगह मौजूद था जहाँ उसे पहले देखा गया था। घोड़ा खामोशी से खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। प्रेसा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई। उसने प्यार से घोड़े के नर्मो मुलायम बालों पर हाथ फेरा और कहा, कितने प्यारे हो तुम। क्या मेरे साथ मेरे घर में रहोगे? घोड़े ने जैसे उसकी बात समझ ली, उसने हाँ में अपना सर झुका दिया। परीसा खुश हो गई और वो घोड़ा उसके साथ साथ चलने लगा। उसी दिन से वुडकटर की जिंदगी बदल गई। उस जादुई घोड़े की बदौलत उसके पास इतनी दौलत आ गई कि वो अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए एक खूबसूरत महल खरीद सका। वो महल इतना शानदार था कि हर तरफ लोग उसकी तारीफ करते थे। बुलंद सुतून, चमकदार गहरे नीले रंग की छतें और बागात में खुशबू बखेरते फूल, नदियों की मध्यम सरसराहट, हर चीज एक जादुई मंजर पेश कर रही थी। घोड़ा बहुत खूबसूरत था और परीसा उसे बेहद पसंद करती थी। वो हर वक्त उसके आसपास रहती, उसका ख्याल रखती, उसके लिए पैनकेक बनाती, उन्हें ड्राई फ्रूट से सजाती और प्यार से अपने हाथों से उसे खिलाती। परीसा ने उसके लिए एक खूबसूरत स्तंभ भी डिजाइन किया जो किसी शहजादे के शाही कमरे जैसा लगता था। उसमें एक हसीन बादाम का दरख्त भी शामिल किया गया था ताकि घोड़ा खुश रहे और खुद को फितरत के करीब महसूस करे। लेकिन इतनी मोहब्बत के बावजूद परीसा ये ना जान सकी कि वो घोड़ा असल में कौन था। दौलत इस कदर बढ़ गई कि उसकी चमक दमक से कई रियासतों के शहजादे और बादशाह भी मुतासिर होने लगे। वो परीसा और अजवा से शादी के ख्वाहिशमंद हो गए। करीबी रियासत के शहजादे दरूद से अजवा की शादी तय हो गई। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। नया बना हुआ खूबसूरत महल पहाड़ों में रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशी और जश्न का समा था। अजवा और दरूद अपने महल चले गए। वुडकटर अब अपने कामों में मसरूफ हो गया। उसने सोने की खरीदो फरोख्त का काम शुरू कर दिया और यूं वो एक वुडकटर से गोल्डस्मिथ बन गया। एक दिन परीसा उदास होकर अपने घोड़े के पास आई। उसने अपना सर उसके जिस्म पर रखा और खामोशी से लेट गई। उसकी आंखों में उदासी थी। परीसा ने आहिस्ता से घोड़े से कहा, काश तुम बोल सकते, मैं तुम्हें अपना दुख सुनाती, तुम मुझे हौसला देते। मगर मैं तो बोल सकता हूँ, तुम मुझे अपना दुख सुना सकती हो। क्या कहा? तुम सच में बोल सकते हो? हाँ, मैं सच में बोल सकता हूँ। मुझे बहुत सुकून मिला है सुनकर। मैं तन्हा नहीं हूँ, कोई है जिससे मैं बात कर सकती हूँ। मगर ये बात राज रहनी चाहिए। अगर किसी को पता चला तो मैं हमेशा के लिए खामोश हो जाऊंगा। मैं वादा करती हूँ किसी को खबर नहीं होगी और मैं आज से तुम्हें सुकून कहकर पुकारूंगी। अब परेसा का दिल खुश हो गया था, मगर अपनी बहन को याद करके उदास होती तो ज्यादातर वक्त अपने घोड़े के साथ गुजारने के लिए जंगल चली जाती। उसी दौरान वुडकटर जॉर्ज लिक्स ने परेसा की शादी का फैसला किया।
और जब उसे इस बात से आगाह किया गया तो उसने कहा, मैंने सोचा है तुम्हारी भी शादी कर दी जाए। बाबा मगर मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं यही रहना चाहती हूँ सुकून के साथ। लकड़हारे ने प्रेसा को बहुत समझाया, मगर प्रेसा ने कहा, ठीक है बाबा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरा शोहर ऐसा हो जिसकी दुनिया में कोई मिसाल न मिलती हो। लकड़हारा खुशी खुशी परेसा के लिए शहजादों को बुलाने के इंतजामात करने लगा, मगर जब सुकून को इस बात की खबर हुई तो वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो भी परेसा से मोहब्बत करने लगा था और नहीं चाहता था कि परेसा किसी और की दुल्हन बने। हकीकत में सुकून एक शहजादा था जिसे एक जालिम जादूगरनी ने शादी के लिए प्रपोज किया था। सुकून ने इनकार कर दिया और गुस्से में जादूगरनी ने अपनी ताकत से उसे घोड़े में बदल दिया था। सुकून, चुप करो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मैं कहीं नहीं जाने वाली। लकड़हारा खुशी से निहाल हो गया था। वो सुबह से शाम तक खिड़की पर खड़ा रहता, गुजरने वालों को गौर से देखता, परखता और जांचता रहता। एक दिन उसकी नजर एक खूबरू नौजवान पर पड़ी तो उसने बेटी से कहा, मैंने एक शहजादा ढूंढा है जो आपके मैयार पर पूरा उतरेगा। चुनाचे से महल में बुलाया गया और उसके लिए एक शानदार ज़ियाफत सजाई गई, जिसमें हर वो चीज मौजूद थी जो वो चाह सकता था। जब वो खाना खा रहे थे तो अचानक उस नौजवान के मुंह से एक बादाम गिर पड़ा। उसने झुककर बड़ी महारत से उसे जमीन से उठाया और मेज पोश के नीचे रख दिया। खाने के बाद वो रुखसत हो गया। बेटी बताओ कैसा लगा शहजादा? अपना खाना भी ठीक से नहीं संभाल सका, मेरा क्या ख्याल रखेगा? मुझे ये सब बहाने लग रहे हैं, मगर कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी शादी जरूर करूंगा। नहीं करूंगी, हरगिज नहीं। लकड़हारा समझ गया था कि प्रेसा के इरादे ठीक नहीं है। उसने उसे बहुत समझाया, मगर प्रेसा नहीं मानी और उसने एक अजीब शर्त रख दी। बाबा, मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसके बाल सोने के हों, मूछें दांत सब सोने के हों और उस जैसा दुनिया में कोई ना हो। सोने के? जी हाँ, बिल्कुल वैसा। ये कैसे अगर मुमकिन आप है? भी मैजिक फेरी टेल्स जैसी कहानियाँ बनाना चाहते हैं और समझ नहीं आती कि आवाज कहाँ से जनरेट करें, तो आपकी मुश्किल का आसान हल है फाइन वॉइस। बेचारा लकड़हारा, जब उसने देखा कि उसकी बेटी का दिमाग कुछ और ही तरफ चल निकला है, तो उसने अपने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी प्रेसा की शर्त पूरी करेगा वो आए और वो उसे अपनी बेटी के साथ अपनी आधी दौलत भी दे देगा। परीब की सल्तनत में एक बादशाह रहता था जिसका नाम behzad था। जब उसने ये ऐलान सुना तो वो महल की तरफ आ निकला और आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगा। behzad एक लालची बादशाह था। वो नशा, जवा, शराब और रक्सो सुरूर का शौकीन था। वो अपनी सारी दौलत लुटा चुका था और अपने खाली खजाने को भरने के लिए यहाँ आया था। उसने अपने सर के बाल, दांत, दाढ़ी और मूछें सब सुनहरी करवा रखी थीं, जो सोने की तरह चमक रहे थे, मगर असल में सोना नहीं थे। उसके हुक्म के मुताबिक सब कुछ तैयार किया गया था। जब उसने खुद को सुनहरी रूप में देखा तो वो लकड़हारे के महल की खिड़की के नीचे से गुजरने लगा। लकड़हारे ने जब उसे देखा तो फौरन समझ गया कि यही वो शख्स है जिसकी तलाश थी और उसने अपनी बेटी को बुलाया। जैसे ही प्रेसा की नजर उस पर पड़ी, वो खुशी से पुकार उठी, मिल गया वो हुसीन शहजादा जिसकी तलाश थी। तुम क्यों रो रहे हो? behzad को शाही मेहमान खाने में ठहराया गया और परेसा सुकून से मिलने गई तो वो बोला, परीसा, तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती हो? मुझे लगा था मेरी शर्तें पूरी नहीं होंगी, मगर अब मजबूर हूँ, मुझे जाना होगा। कैसी मजबूरी? तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगी। नहीं, नहीं जा सकता।
परेसा और बेहजाद की शादी बड़ी शान और शौकत के साथ हुई और उस दौरान सुकून नजर नहीं आया। लकड़हारे ने कहा, मेरी बेटी के साथ खजाना जाएगा, 100 ऊंट जो हीरो जवाहरात से लबालब है। काश तुम मुझे सच्चे दिल से मोहब्बत से पुकारती तो मैं अपने असली रूप में आ जाता। जैसे ही महल में पहुंचते हैं, बेहजाद का रवैया एकदम बदल जाता है और वो परेसा के बालों से पकड़कर उसे अपनी मलका के कदमों में फेंक देता है और कहता है, तुम्हारी खिदमत के लिए कानीज लाया हूँ। बेहजाद के जाने के बाद प्रेसा को मलका के हुक्म के मुताबिक इस्तबल की सफाई का काम दे दिया गया। वो सुबह सवेरे उठती और अपने खूबसूरत नरम और नाजुक हाथों से घोड़ों के लिए चाराह काटती, हाथ वाली मशीन से काम करती और जब मशीन चलाने से हाथ थक जाते तब जाकर चारा काटती। फिर हर घोड़े को बराबर मिकदार में से चारा देती, ना कभी थोड़ा कम और ना कभी थोड़ा ज्यादा। दिन भर काम करने के बाद जब प्रेसा खुद खाने के लिए कुछ मांगती तो उसे कहा जाता कि घोड़ों ने जो बचा हुआ दाना छोड़ दिया है वो ही खा ले जो चारे में डालने को मिलता। कहा था ना मत करो शादी। अब जरा सोचो कि बेचारी प्रेसा पर क्या बीती होगी और अंदाजा लगाओ कि क्या उसने अपनी पैदाइश की घड़ी को कोसा ना होगा। सर्दी से ठठरती हुई वो खाने की कमी को आंसुओं से पूरा करती और अपने नसीब पर मातम करती कि किस तरह वो शाही महल से एक इस्तबल में आ गिरी। नरम और मुलायम बिस्तर से तिनकों पर लजीज नेमतों से घोड़ों के बच्चे खिंचे दाने तक। इसी तरह वो कई महीनों तक ये जिल्लत भरी जिंदगी गुजारती रही। इस दौरान एक देखी ताकत घोड़ों को दाना डालती और जो कुछ वो छोड़ देते वही उसका सहारा बनता। लेकिन एक दिन जब वो एक सुराख से बाहर झांक रही थी, उसने एक निहायत खूबसूरत बाग देखा। उस बाग में लीमों के दरख्त कतार दर कतार लगे थे, संतरे की ठंडी गारें थीं, रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां, फलदार दरख्त और अंगूरों की बेलों से सजी हुई मेहराबें। ऐसा दिलकश मंजर के देखने वाले की आंखें ठहर जाएं। ये मंजर देखकर उसके दिल में एक शदीद ख्वाहिश जागी, खास तौर पर अंगूरों के एक बड़े खुसे को देखकर। उसने दिल में कहा, जो होगा देखा जाएगा, चाहे आसमान ही क्यों ना टूट पड़े, मैं चुपके से जाकर ये अंगूर तोड़ लूंगी। 100 बरस बाद इस बात का क्या असर होगा? कौन है जो मेरे शौहर को बताएगा? और अगर उसे मालूम भी हो गया तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वैसे भी ये कोई आम अंगूर नहीं लगते। ये कहकर वो आहिस्तगी से बाहर निकली और अपनी भूख से निढाल रूह को कुछ ताजगी बख्शी। कुछ ही देर बाद मुकर्ररा वक्त से पहले उसका शौहर वापस आ गया। उसके एक घोड़े ने प्रेसा पर अंगूर तोड़ने का इल्जाम लगा दिया। ये सुनकर बेहजाद गुस्से से आग बगोला हो गया और छुरी निकालकर उसे मारने ही वाला था। बस करो, कितना जुल्म करोगे? एक अंगूर का हिसाब मेरे जान लेकर पूरा करोगे क्या? बेहजाद चला गया और परेसा वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसे अपने प्यारे घोड़े सुकून की बात याद आ रही थी जो कह रहा था, प्रेसा शादी मत करो। फिर वो सोचने लगी कि आखिर वो कौन था जो वाकई उसका खैर खा था। सुकून के साथ गुजारे हुए सब लम्हे याद आने लगे। जंगल में घूमना, खेलना, ततलियां पकड़ना। वो रोते रोते दोनों हाथ दिल पर रखकर जोर से चीखी, सुकून कहाँ हो तुम? शोर की आवाज सुनी तो आंखें खोले और पास एक हसीन शहजादा खड़ा था। प्रेसा बोली, कौन हो तुम? अब भी नहीं पहचान सकी, मैं हूँ तुम्हारा सुकून। मैं जादू के ज़ीरे असर घोड़ा बना था। आज तुमने मोहब्बत से पुकारा है तो मैं अपनी असली हालत में लौट आया। प्रेसा रोती हुई सुकून के गले लग जाती है और कहती है, मुझे इस लालची और जालिम बादशाह से बचा लो। फरजाद, जो दरअसल प्रेसा का सुकून था, कहता है, तुम बस देखती जाओ अब होता क्या है। जैसे ही फरजाद महले कदम रखता है तो बेहजाद और उसकी मलका दोनों अदब से खड़े हो जाते हैं और शाही कुर्सी की तरफ इशारा करते हैं। जैसे ही फरजाद कुर्सी पर बैठता है तो सिपाही उसे सब कुछ बता देते हैं कि किस तरह बेहजाद शहजादा फरजाद की अचानक गुमशुदगी पर खुश था और कैसे वो लोगों की जान और माल के साथ खेलता रहा है। ये सुनकर फौरन बेहजाद और उसकी मलका का सर कलम कर दिया जाता है। इसके बाद फरजाद प्रेसा को लेकर उसके वालिद के घर जाता है।
ताकि बाद में वो पूरी शान और शौकत के साथ शादी कर सकें।